नमस्कार दोस्तों, एमजेटी एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कारगिल युद्ध के बारे में। कारगिल युद्ध 1999 में लड़ा गया था। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा की तरह आपको बताता हूं, सबसे पहले मैं न्यूज़ बताऊं तो यहाँ पर न्यूज़ तो आज कुछ नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आज है 26 जुलाई और आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है कारगिल विजय दिवस। यानी कि आज ही के दिन जो कारगिल युद्ध है वो खत्म हुआ था और यहाँ पर भारत की सेना के द्वारा अपनी जो विक्ट्री है, अपनी जो जीत है वो दर्ज करी गई थी। तो दोस्तों, बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कारगिल युद्ध के बारे में। हम जानेंगे कैसे स्टार्ट हुआ, भारत की सेना ने किस तरह से यहाँ पर अपनी जीत को दर्ज किया। दोस्तों, पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले यदि अभी तक आपने एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, जिससे इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए इस मौके पर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कारगिल युद्ध के पूरे इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, कारगिल युद्ध के बारे में आपको कुछ मेजर जो बातें हैं वो बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो कारगिल वॉर है उसे कहा जाता है कारगिल कॉन्फ्लिक्ट भी कभी कभार कह दिया जाता है। और ये एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट थी, ये हथियारबंद कॉन्फ्लिक्ट थी। इंडिया और पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उनके बीच में मई से लेकर जुलाई 1999 तक, मतलब कि मई से लेकर जुलाई 1999 तक ये जो पूरा का पूरा युद्ध है ये चला था अराउंड द कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उस समय पर जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आया करता था, लेकिन अब जो दोस्तों कारगिल जो डिस्ट्रिक्ट है वो अब आता है लद्दाख के अंदर, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर अभी वो आता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2019 में इंडिया के द्वारा जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है उसको डिवाइड करके दो नई यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी, जिसके कारण से जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है ये अभी हमें लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर युद्ध के अंदर जो इंडियन आर्मी के द्वारा, जो मिलिट्री के द्वारा अपना ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय चलाने जाने के कारण से इस पर्टिकुलर युद्ध को कभी कभी ऑपरेशन विजय के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो कारगिल वाला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पाकिस्तानी सेनाओं को बाहर निकालने के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन मिलिट्री के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। दोनों ने ही, इंडियन मिलिट्री और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मिलकर यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था, जहाँ पर जो एयरफोर्स का ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। और यहाँ पर ये जो युद्ध है ये लगभग 60 डेज तक चला और जुलाई 1999 26 जुलाई 1999 को ये समाप्त हुआ। यानी कि आज ही के दिन 26 जुलाई के दिन इसको 1999 में इंडिया के द्वारा इस दिन अपनी जो जीत है उसको दर्ज कर दिया गया और पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। और इसी दिन इंडिया ने जो पाकिस्तान के द्वारा अपनी जो मिलिट्री पोस्ट हैं उनको वापस ले लिया गया था, जब पाकिस्तान ने उनको कैप्चर कर लिया था। तो 26 जुलाई 1999 को ही जो फाइनल अटैक है वो किया गया और यहाँ पर पाकिस्तान की जो सेना है उसके द्वारा सरेंडर कर दिया गया था। उस समय पर हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और इसके अलावा जो पाकिस्तान है वहाँ के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। तो इन दोनों की लीडरशिप में इस युद्ध को अंजाम दिया गया था। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कारगिल है उसकी लोकेशन को आप देख सकते हैं। ये उस समय का मैप है जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को डिवाइड नहीं किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कारगिल डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन हमें देखने को मिलती थी पिछले समय में जब ये जम्मू कश्मीर के अंदर आया करता था, लेकिन अभी ये यहाँ पर डिवीजन हो चुका है और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जो हाईवे है इसकी लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे युद्ध में शुरू होने में और ख़त्म होने में भी। आप देख सकते हैं यहाँ से श्रीनगर और यहाँ से लेह, इन दोनों को जोड़ने वाला जो पर्टिकुलर हाईवे है ये निकलता है कारगिल से होकर। ये पूरा का पूरा जो रूट है ये कारगिल से होकर निकलता है। अब ये जो पूरा का पूरा हाईवे है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था उस समय पर, क्योंकि दोस्तों उस समय पर इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं थी और ये केवल एकमात्र ऐसा हाईवे था जो कि हमें लेह को जोड़ता था, यानी कश्मीर को ये लद्दाख से जोड़ने वाला एकमात्र हाईवे था। इसके अलावा अल्टरनेट रूट एक इधर से था मनाली से होकर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सर्दियों का समय होता है उस समय पर बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा जम जाती है, जिससे कि जो पूरा का पूरा हाईवे है ये रास्ता है पूरा का ब्लॉक हो जाता है। तो केवल एकमात्र ही रास्ता ऐसा था जिससे कि हम यहाँ पर अपनी जो सप्लाईज़ हैं, अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो पाकिस्तानी सेना है उसका मेन उद्देश्य यही था कि इस हाईवे को डिस्ट्रॉय किया जाए, जिससे कि जो लेह वाला इलाका है वो पूरा का पूरा कट जाए इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों, वीडियो में आगे हम समझेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के द्वारा इस पर्टिकुलर हाईवे को डिस्ट्रॉय करने के कई सारे प्रयास किए गए थे इस युद्ध के अंदर। दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देता हूँ उस समय पर हो क्या रहा था। तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1971 के अंदर, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी इसको कहा जाता है। और उस समय पर भी पाकिस्तान की एक तरह से काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक हार हुई थी, जिसके कारण से दोस्तों जो दोनों के दोनों देश हैं उनके बीच में जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे उतने नहीं थे और दोनों के बीच में जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ तब से चलती रहती थी। लेकिन जो मेजर एस्केलेटिंग हमें देखने को मिला, मेजर जो उन दोनों के बीच में तनाव हमें देखने को मिला वो मिला 1990s के दशक में।
उस समय पर कई सारे ऐसे इवेंट्स हमको देखने को मिले जिससे कि दोनों के देशों के बीच में जो टेंशन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उस समय पर सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही थी कश्मीर में। कई सारे ऐसे मूवमेंट थे जहाँ पर जो कश्मीरी लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि सेपरेटिस्ट टेंडेंसी के थे, वो कश्मीर के अंदर आ गए थे और उनको सपोर्ट किया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा। इस तरह से वहाँ पर टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके अलावा दोस्तों 1998 तक दोनों के दोनों देश अपनी अपनी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको टेस्ट कर चुके थे। तो पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला था इस युद्ध के अंदर कि दो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज़ आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पर पहली बार ऐसा हमें देखने को मिला किसी भी दो देशों के बीच में जिनके पास अपने अपने अलग अलग न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो दोनों ही एक बहुत बड़े युद्ध में उतर आए हैं। तो ऐसा पहली बार 1998 में हमें देखने को मिला था, जिसके कारण से दोनों देशों के बीच में जो तनाव है वो और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब इन सभी चीज़ों को कम करने के लिए साइन किया गया लाहौर डिक्लेरेशन। लाहौर डिक्लेरेशन फरवरी 1999 में साइन किया गया, जहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं अटल बिहारी वाजपेयी, वो बस से होकर गए थे और लाहौर पहुँचे थे, जहाँ पर इन्होंने नवाज शरीफ के साथ में ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है इसको साइन किया था। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है, जो कश्मीर का पूरा मुद्दा है, उसको सॉल्व किया जाएगा ड्यू टू बाय नेगोशिएशंस, यानी कि बातचीत के थ्रू हम इस पर्टिकुलर जो मुद्दा है जम्मू एंड कश्मीर पर जो टेंशन्स चल रही थी उसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम लड़ाई आगे नहीं करेंगे। यहाँ पर ये साइन किया गया एग्रीमेंट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान की जो सरकार है वो तो एग्रीमेंट साइन कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पाकिस्तान की जो सेना है, वो अपनी अलग ही धुन में थी। यानी कि जो वहाँ के जो मिलिट्री कमांडर थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने पूरा का पूरा प्लान बना कर रखा था कि किस तरह से भारत पर अटैक किया जाएगा और वो पर्टिकुलर हाईवे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसको जो इंडिया है उसको यहाँ से कट कर दिया जाएगा। ऐसा उनके द्वारा पूरा का पूरा प्लान तैयार किया गया था और उसको अंजाम देने ही वाले थे वो। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ ये यहाँ पर आप माउंटेन्स देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी की कई सारी पोस्ट भी हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी की कई सारी पोस्ट भी हैं। जो लाइन है एक नेचुरल बैरियर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारी पोस्ट हमको इधर उधर देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों अक्सर होता क्या है कि जब यहाँ पर सर्दियों का मौसम आता है तो जो ऊपर वाले इलाके हैं, ऊपर वाली जो पोस्ट हैं, वहाँ पर सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर रहना ज़्यादा आसान नहीं रहता है और जो सेनाएँ हैं वो नीचे उतर जाती हैं। वो अपनी ऊपर वाली जो पोस्ट हैं उनको खाली करके नीचे उतर जाती हैं, जिससे कि वो अपनी जो सर्दी है उससे बच सकें, क्योंकि वहाँ पर रहना आसान नहीं रहता है। जिससे कि होता क्या था कि जो पाकिस्तानी सेना है उनके द्वारा प्लान बनाया गया था कि जब भारत की जो सेना है वो अपनी पोस्ट को खाली करके नीचे उतरेंगे सर्दियों के समय पर, उसी समय पर हम जो खाली पोस्ट होंगी उन पर जाकर कब्जा कर लेंगे। ऐसा प्लान परवेज़ मुशर्रफ के द्वारा बनाया गया था। और यहाँ पर ऐसा कहा गया है, ऐसा माना जाता है कि जो सरकार है, जो पाकिस्तानी सरकार है, उसको इसके बारे में कोई भी मालूमात नहीं थे। तो यहाँ पर फाइनली 1998 और 1999 के बीच में जो सर्दियाँ पड़ी थी, जो लगभग दिसंबर 1998 से लेकर और जो फरवरी 1999 वाला जो समय है, उस समय के बीच में पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा कश्मीर के अंदर घुसपैठ कर दिया गया। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको क्रॉस करके उन्होंने जो इंडियन पोस्ट है जो खाली पड़ी हुई थी वहाँ पर जाकर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन दोस्तों उस समय पर हुआ क्या था कि जो भारतीय सेनाएँ हैं वो नीचे उतर चुकी थी और वहाँ पर उस समय बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उस समय पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था और इस ऑपरेशन को, इस इन्फिल्ट्रेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन बद्री, या कहीं कहीं पर इसे ऑपरेशन बद्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा जो लोग भेजे गए थे, जो अपने जो सैनिक हैं वो भेजे गए थे, उस समय पर उनकी जो ड्रेसिंग है वो इस तरह से करवाई गई थी कि वो पाकिस्तानी सैनिक ना लगें। उन्हें मुजाहिदीन की ड्रेस दी गई थी, उन्हें इस तरह की ड्रेस पहनने को कहा गया था जिससे कि वो एक तरह से ऐसा लगे कि जो लोग सेपरेटिस्ट लोग हैं ये कोई पाकिस्तानी सेना नहीं है, ऐसा लगना चाहिए। तो अब इनका जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि जो कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाली जो लिंक है, जो नेशनल हाईवे था उस समय पर, नेशनल हाईवे 1, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए इनके द्वारा। यहाँ पर इनका मेन उद्देश्य यही था। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है श्रीनगर और लद्दाख को जोड़ने में। ये जो पर्टिकुलर हाईवे है और एकमात्र कनेक्टिविटी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि जो ऑल्टरनेट कनेक्टिविटी है वो यहाँ से बंद हो जाती है सर्दियों के समय तक। तो इसको डिस्ट्रॉय करने की यहाँ पर सबसे बड़ा उद्देश्य इनके द्वारा रखा गया था। इससे पाकिस्तानी सेना का उद्देश्य ये था कि इंडिया को किसी तरह से नेगोशिएशन टेबल तक लाया जाए और यहाँ पर कश्मीर डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाए, इंडिया को प्रेशर में लाकर, क्योंकि यहाँ पर हम यदि अपना जो कब्जा है वो जमा लेंगे तो इंडिया प्रेशर में आएगा और यहाँ पर कश्मीर इशू को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा उनके द्वारा ये माना जा रहा था कि यदि हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर यदि टेंशन्स बढ़ती हैं, तो यहाँ पर जो कश्मीर इशू है उसको हम इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम कश्मीर इशू के बारे में बात कर सकते हैं और यहाँ पर हम उसको फोर्स करके इसका एक स्पीडी सॉल्यूशन, यानी कि इसका तुरंत सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और यहाँ पर इंडिया को प्रेशर में ला सकते हैं, ऐसा उनके द्वारा माना जा रहा था। तो इनिशियली जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो लोग हैं इनको ऐसी ड्रेस पहनाई गई थी जो कि जिससे कि वो पाकिस्तानी आर्मी के लोग ना लगें। तो इनिशियली इनको जिहादिस्ट समझा जा रहा था कि
पाकिस्तानी सेना के लोग नहीं लग रहे थे, ये जिहादिस्ट लग रहे थे। और ये जानकारी हमारी आर्मी को दी गई थी वहाँ के लोकल शेफर्ड के द्वारा। जब वो लोग अपने जो पशु होते हैं, अपने जो भी भेड़ बकरी वगैरह होते थे, उनको चराने ऊपर के इलाकों में गए थे, तब उन्हें पता चला कि वहाँ की जो पोस्ट हैं वो खाली नहीं है, वहाँ पर लोगों की उपस्थिति उन्हें दिखी और वहाँ पर उन्होंने देखा कि ये जो लोग हैं ये वहाँ पर उपस्थित थे। तो जब आर्मी को पता चला कि ये कोई जिहादिस्ट नहीं है, ये तो पाकिस्तानी आर्मी का अटैक था, एक बहुत बड़ा प्लान इसके पीछे था, तब तक ये जो पर्टिकुलर आर्मी है ये लगभग 130 से 200 किलोमीटर स्क्वायर तक का जो एरिया है वो कैप्चर कर चुकी थी इंडिया के अंदर। वहाँ पर कई सारी पोस्ट पर उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अब दोस्तों इसके खिलाफ इंडिया ने रिस्पॉन्स किया दिया। तो मैं आपको बताऊँ तो सरकार के द्वारा यहाँ पर अपना आर्मी ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय के अंदर इंडिया के 2 लाख सोल्जर्स को इकट्ठा करने का जो बातें हैं वो रखी गई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर कुछ नेचुरल बैरियर्स के कारण, नेचर ऑफ द टेरेन और डिवीजन के कारण यहाँ पर जो लोग हैं, जो ट्रुप्स हैं, वो इतने ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो पाए। अराउंड यहाँ पर 20,000 जो सैनिक हैं केवल वही यहाँ पर हमें देखने को मिले, जिसके कारण से दोस्तों यहाँ पर छोटी छोटी लड़ाइयाँ ब्रिगेड और बटालियन लेवल में ही लड़ाइयाँ हमें देखने को मिली। और लगभग 1,000 जो सोल्जर्स हैं, लगभग 10,000 जो सोल्जर्स हैं वो हमें देखने को मिले पैरामिलिट्री फोर्सेस से। तो अराउंड यहाँ तक इंडिया के जो सोल्जर्स हैं टोटल वो लगभग 30,000 सोल्जर्स के आसपास इंडिया के जो सोल्जर्स की संख्या हमें देखने को मिली कारगिल द्रास सेक्टर के अंदर। तो आप देख सकते हैं कारगिल, और कारगिल के पास में ही आपको द्रास देखने को मिलता है। तो ये कारगिल के पहाड़ हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो अपोजिशन में थे, जो कि इन्फिल्ट्रेटर से, जो कि वहाँ पर घुसपैठ कर चुके थे, उनकी जो संख्या थी वो अराउंड 5,000 के आसपास थी। लेकिन वहाँ पर उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजिक पोजीशंस को गेन कर लिया था, जिससे कि वहाँ पर उन्हें एक तरह से अपर हैंड मिल चुका था। दोस्तों यहाँ पर ये जो 5,000 लोग हैं, इनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो कि उन्हें लॉजिस्टिकल बैकअप दे रहे थे। इसके अलावा कुछ आर्टिलरी सपोर्ट भी दे रहे थे, जो कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के लोग थे। मतलब कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका था, वहाँ के लोग उन्हें आर्टिलरी सपोर्ट प्रदान कर रहे थे। तो टोटल मिलाकर कुल 5,000 ही लोग यहाँ पर उपस्थित थे और इंडिया के लोग 30,000 इकट्ठे हो चुके थे। तो यहाँ पर दोस्तों न केवल हमारी आर्मी, बल्कि आर्मी को सपोर्ट करने के लिए हमारी एयरफोर्स के द्वारा भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो यहाँ पर जो हमारी एयरफोर्स है उसके द्वारा 26 मई को ये पर्टिकुलर जो ऑपरेशन है उसको लॉन्च किया गया। लेकिन यहाँ पर जो एयरफोर्स है उस पर थोड़ी सी लिमिटेशंस लगाई गई। उसको कुछ निर्देश ऐसे दिए गए कि वो अपने जो एयरक्राफ्ट हैं उनको किसी भी सूरत में एलओसी को क्रॉस नहीं करने देना है। मतलब कि जो एलओसी लाइन है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी, उस समय पर पाकिस्तान तो उसे क्रॉस कर ही चुका था। यदि इंडिया भी उसे क्रॉस कर जाता तो खामा जो लड़ाई है, जो छोटी सी हमें दिख रही थी, अराउंड 5,000 सोल्जर्स वहाँ पर देखने को मिले थे, तो वो लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती। इसलिए इसका लिमिटेड यूज़ किया गया एयरफोर्स का, जिससे कि इंडिया के जो एयर फाइटर जेट्स हैं, जो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट हैं, उन्हें निर्देश दिया गया कि किसी भी सूरत में अंडर एनी सर्कमस्टांस आपको एलओसी लाइन क्रॉस नहीं करनी है। और यहाँ पर पूरी दुनिया में ऐसा पहली बार हो रहा था कि इतने हाई एल्टीट्यूड्स पर, इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर एयरफोर्स का युद्ध चल रहा है यहाँ पर, और कई सारे जो सैनिक हैं वो अपनी जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। तो इतनी ऊंचाई पर ये लड़ाई काफ़ी ज़्यादा ये पहली बार हमें देखने को मिली थी। अराउंड 18,000 फीट की जो ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई पर ये युद्ध है वो चला था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो पाकिस्तानी सेना है उसका एम क्लियर था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका एम ये था कि किसी न किसी तरह से यहाँ पर ये जो हाईवे है, नेशनल हाईवे 1, जो कि कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता था, उस हाईवे पर किसी तरह से आर्टिलरी को फायर कर दिया जाए, जिससे कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और इस समय तक जो पाकिस्तानी आर्मी है वो अराउंड 130 से ज़्यादा इंडियन पोस्ट पर कब्जा कर चुकी थी। तो यहाँ पर पाकिस्तान का जो रोल है वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा था ऑन कंपेयरिंग टू द इंडियन साइड। तो यहाँ पर जिससे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना थी। और इंडिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये एकमात्र रूट ऐसा था जो कि जम्मू एंड जो कि कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता था। मतलब कश्मीर और लद्दाख के बीच में जो मेन लॉजिस्टिकल एंड सप्लाई रूट था वो केवल यही था। इसके अलावा जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे उनके पास में कई सारे मॉडर्न हथियार भी हमें देखने को मिले थे, जैसे कि स्मॉल आर्म्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स, मोटार्स, आर्टिलरीज थी और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी उनके पास देखने को मिली थी, जिससे कि उन्होंने बहुत डैमेज पहुंचाया था। कई सारी जो हमारी पोस्ट हैं उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था। इसके अलावा दोस्तों अब हमें इंडिया को मिला इजराइल का सपोर्ट। इजराइल ने तुरंत ही इंडिया के लिए नेसेसरी मोटर एम्यूनेशंस भेजे, लेजर गाइडेड मिसाइल्स उन्होंने सप्लाई करी। इसके अलावा जो हेरॉन है वो भी उन्होंने भेजा, साथ में सर्च अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, ये सभी हमें इजराइल के थ्रू मिले, जिससे कि हमें सर्विलेंस करने में दिक्कत नहीं आई और वहाँ पर हमें आसानी से इस पर्टिकुलर जो युद्ध है इसको रिपेल करने में मदद मिली। तो जिससे कि
इंडियन आर्मी का उद्देश्य ये था कि किसी ना किसी तरीके से जो नेशनल हाईवे 1 है, जिसके आसपास जो पाकिस्तान ने अपनी पोस्ट को कब्जा करके रखा हुआ है, पाकिस्तानी आर्मी बैठी हुई है, उनको रिकैप्चर किया जाए, किसी ना किसी तरीके से उन पीक्स को रिकैप्चर किया जाए, जिससे कि उस पर हमला होने से हम रोक सकें। तो यहाँ पर टाइगर हिल और टोलोलिंग कॉम्प्लेक्स इन द्रास, इन दोनों पर सबसे पहला टारगेट था इंडिया का कि इन्हें हमें रिकैप्चर करना है, जो कि मेनली श्रीनगर लेह रूट के आसपास ही थे। यहाँ पर मान लीजिए ऐसे जो रूट जाता है उसके आसपास जो पहाड़ थे उनमें टाइगर हिल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और इसके अलावा जो टोलोलिंग वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो इंडिया के द्वारा सबसे पहला टारगेट इन्हीं को बनाया गया, और यहाँ पर हमें बैटल ऑफ टोलोलिंग देखने को मिली, जहाँ पर इंडिया के फेवर में ये पूरी पूरी लड़ाई हो गई, क्योंकि इंडिया के पास अब काफ़ी ज़्यादा जो मात्रा है वो हो चुकी थी हथियारों की। इसके अलावा इंडिया के पास में अपनी एयरफोर्स भी थी, तो इंडिया के फेवर में अब ये युद्ध झुकने लगा था। फाइनली दोस्तों यहाँ पर टाइगर हिल्स पर भी लड़ाई हुई और 10 पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे गए। इसके अलावा इंडिया के 5 सोल्जर्स मारे गए, और फाइनली ये जो टाइगर हिल है ये इंडिया के कब्जे में आ गया था। इसके बाद दोस्तों अब पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगा था, क्योंकि पाकिस्तान ने हमला स्टार्ट किया था, पाकिस्तान ने घुसपैठ करवाया था। तो जो काफ़ी ज़्यादा जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स थे, जैसे कि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, इवन तो चाइना तक भी पाकिस्तान पर प्रेशर बना रहा था कि आपने LOC को क्रॉस किया है, आपने नियम तोड़ा है, तो आप ही को वापस जाना चाहिए। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने फाइनली इंटरनेशनल प्रेशर में आकर अपना जो डिसीजन लिया गया, उनके द्वारा बताया गया कि हम अपने ट्रुप्स को वापस विड्रॉ कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, जो मैंने आपको बताया था, जो जिहादिस्ट थे, जो सो कॉल्ड जिहादिस्ट थे, उनके द्वारा यहाँ पर इसको रिजेक्ट किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि हम लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, हम जारी रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लड़ाई जारी रखी। तो दोस्तों फाइनली इंडियन आर्मी ने अपना जो ऑपरेशन है उसको लॉन्च किया, और जुलाई के आखिरी महीने में, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं 26 जुलाई तक जो इंडिया है वो पूरी तरह से इस युद्ध को जीत चुका था। तो जुलाई के अंतिम महीने में इंडिया के द्वारा फाइनल अटैक लॉन्च किया गया, जहां पर इंडियन एयरफोर्स ने अपना ऑपरेशन सफ़ेद सागर भी लॉन्च किया। इसके अलावा आर्मी दोनों ने ही मिलकर यहां पर लड़ाई लड़ी, जिसके कारण से फाइनली 26 जुलाई के दिन द्रास सब सेक्टर को भी इंडिया के द्वारा पाकिस्तानी फोर्सेस से मुक्त करवा लिया गया। और इस तरह से हमें भारत की जीत देखने को मिली। कारगिल युद्ध के अंदर 1999 में जो तीसरा युद्ध हुआ था, उसके अंदर हमें भारत की जीत देखने को मिली, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के मौके पर सेलिब्रेट किया जाता है और विजय दिवस, जिसे हम मनाते हैं 26 जुलाई को। और आज के दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 26 जुलाई है, और आज के दिन मैंने इसकी पूरी कहानी आपको बताई। तो दोस्तों उम्मीद है आप सारी की सारी चीज़ें समझ पाए होंगे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख देना दोस्तों। इसके अलावा यदि अभी तक आपने MJT एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिल जाते हैं, फ्री PDFs मिलते हैं, फ्री क्विज़ेज मिलती हैं, जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ग्रुप D की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर MJT एजुकेशन आपके लिए लाया है GS साइंस और करंट अफेयर्स के कंप्लीट बैचेस। यहाँ पर आपको केवल 399 रुपये में ये चीज़ें मिल रही हैं। यदि आप इनको लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं, क्योंकि रेट कभी बढ़ सकती है। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और यदि आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया होता है, वहाँ पर आप इनको डायरेक्टली अपना जो डाउट है उसको पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलती हैं, डिटेल PDF मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको स्ट्रैटेजी बताई जाती है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जहाँ पर आपको फ्री वीडियोस मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, PDFs मिलते हैं, क्विज़ेस मिलती हैं, और ई-बुक्स भी मिल जाती हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको मिल सकती हैं यदि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, और यदि आप अभी तक आपने MJT एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।